Hello students, hope you are safe at home. Today we'll discuss the first part of the life process, that is nutrition. Before that we have to know what is living, क्योंकि ये जो लिविंग होते हैं ना, उनके अंदर ही लाइफ का जो जितने भी सारे प्रोसेस होते हैं ये सब होते हैं. तो किसको हम लिविंग कहेंगे? क्या क्या क्राइटेरिया होता है जिससे हम एक कुछ भी सब्सटेंस को और कुछ भी थिंग्स को हम लिविंग कह सकते हैं? जो बेसिक फीचर्स होता है ना, ग्रोथ एंड मूवमेंट. ग्रोथ अगर हो रहा है, चाहे वो हाइट या फिर वेट, मूवमेंट कर रहा है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं होता है किसी चीज़ को लिविंग अगर बोल देंगे, क्योंकि नॉन लिविंग भी ग्रोथ कर रहा है. कैसे? माउंटेन ग्रो करता है कि नहीं? ओके. तो यहाँ पर देखो एनसीईआरटी में ये पार्ट ज़्यादातर स्किप कर लेते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है. देखो, यूजिंग विजिबल मोमेंट इज़ द डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ इज़ नॉट एनफ. सिर्फ कुछ दिखाई दे रहा है फीचर्स, उसको लेके हम बता देंगे कि ये लिविंग है, इट्स नॉट एनफ. और जो मेन चीज़ ज़रूरी होता है ना, वो होता है मॉलिक्यूलर मोमेंट. देखो क्या लिखा है. इन फैक्ट वायरस डोंट शो एनी मॉलिक्यूलर मोमेंट इन देम until they infect some cell, and that is partly why there is a controversy about whether they are truly alive or not. वो भी मोलिकुलर मोमेंट उनके अंदर होता है, लेकिन बाहर जब होते हैं ना, उनमें नहीं होता है. तो ये कंट्रोवर्सी है, वो है या नहीं, लिविंग है या नहीं. अंदर जब जाते हैं तो फिर वो एक्टिव हो जाते हैं. ठीक है. तो ये कोरोना के दौरान तो पता चल गया है कि वायरस का क्या क्या सब फीचर्स है. ऑफकोर्स सबको पता चल गया है. तो यहाँ पर एक मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी होता है. इसका मतलब कि बॉडी के अंदर जो भी केमिकल से आना जाना, ब्रेकिंग डाउन होना, जो भी प्रोसेस होता है, ये सब होना ज़रूरी होता है. तभी जाके हम किसी को बोल सकते हैं कि वो लिविंग है, इंडिपेंडेंटली कुछ काम कर पा रहा है. ठीक है. तो उसी हिसाब से हम कैटेगरी कर सकते हैं ये लिविंग है, नॉन लिविंग होता है. और ये सब मॉलिकुलर मूवमेंट के लिए ना कुछ फैक्टर्स ज़रूरी होता है, कुछ प्रोसेस ज़रूरी होता है, जैसे कि डाइजेशन, इंजेशन, ये सब प्रोसेस. तो इसमें सब क्या क्या प्रोसेस आएगा? तो फर्स्ट प्रोसेस देखो, डाइजेशन. डाइजेशन क्या होता है? खाना को अंदर लेते हैं, वो फिर ब्रेक डाउन होकर हमें एनर्जी देता है, जिससे हम काम करते हैं. ओके. एनर्जी कैसे होता है? रेस्पिरेशन प्रोसेस से, जो ब्रीदिंग के साथ रिलेटेड है. रेस्पिरेशन में क्या होता है? खाना डिवाइड होकर एनर्जी देता है, बाद में पढ़ेंगे. सर्कुलेशन क्या होता है? बॉडी में क्या सर्कुलेट कर रहा है? ब्लड कर रहा है, इसलिए सर्कुलेशन. ब्लड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके चारों तरफ भेजता है. रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है. ठीक है. और फिर एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट यहाँ पर निकल जाता है वो एक्सक्रीशन होता है. तो अब हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन के बारे में, दैट इज़ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन कितना टाइप होता है? 2 टाइप, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक. ऑटोट्रोपिक जो खुद खाना बनाते हैं, ऑटो मीन्स खुद, सेल्फ जो काम करता है, एंड होलोफाइटिक उनको भी बोलते हैं. और ये रहा हेटरोट्रोपिक. होलोफाइटिक किसे कहते हैं? ओके. जो सिंपल चीज़ को कम्प्लेक्स में बना देता है. ओके. वो कुछ ऐसे चीज़ यूज़ करके खुद खाना बना के वो सिंपलर चीज़ को यूज़ करते हैं और फिर उसको कम्प्लेक्स चीज़ में बनाते हैं, एज ए फूड वो यूज़ करते हैं. देन दे आर होलोफाइटिक. लेकिन हेटरोट्रोपिक वैसा नहीं होता है. ओके. हेटरोट्रोपिक क्या करता है? दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है. तो अब ऑटोट्रोपिक जो होते हैं ना, हेटरोट्रोपिक से बहुत अलग इसीलिए होते हैं कि ऑटोट्रोपिक खुद खाना बनाते हैं और हेटरोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक के ऊपर डिपेंड करते हैं. अब ऑटोट्रोपिक का भी टाइप्स है. केमोट्रोपिक एक होते हैं, केमोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस होते हैं. लेकिन यहाँ पर तुम्हारा फोटोसिंथेसिस के बारे में दिया है, जो कि सिंपलर मटेरियल को यूज़ करके कन्वर्ट कर लेते हैं कम्प्लेक्स को. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स प्रोसेस. तो ये एक होलोफाइटिक होते हैं जो सिंपल चीज़ को कम्प्लेक्स बना देते हैं. 6CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, 12H2O वाटर. सनलाइट के प्रेजेंस से क्लोरोफिल ऑब्जर्व करके कन्वर्ट करते हैं 6,6H12O6. दैट्स द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. और उसके साथ ऑक्सीजन एंड वाटर. ये देखो बैलेंस है कि नहीं? केमिस्ट्री में 5 चैप्टर में पढ़े हो, बैलेंसिंग कर लो. तो ये बैलेंस्ड है. ठीक है. अब ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ना, ये प्लांट ही करता है, क्योंकि प्लांट के पास एक स्पेशल जो स्ट्रक्चर है, उसमें क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है ना, इसको यूज़ करके वो एब्जर्व कर सकता है सनलाइट.
ओके, तो उसमें कुछ इवेंट्स होते हैं, जो इवेंट्स के साथ साथ वो फोटोसिंथेसिस काम पे करता है। फर्स्ट वन इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट पढ़े होगे, सेल में होता था। सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्लोरोफिल है, वो एब्जर्व करता है सनलाइट। और तो डिटेल्स नहीं दिया है तुम्हारे बुक में, स्टिल ये मान लो कि एब्जर्व कर लेता है सनलाइट, जिससे क्या होता है ना, जो H2O है उसको ब्रेक डाउन करता है। ओके, तो ये सनलाइट जो होता है ना, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो एब्जर्व करता है सनलाइट को। अगेन सनलाइट क्या करता है? कन्वर्ट द केमिकल्स एंड स्प्लिट द H2O। वो एक केमिकल एनर्जी बन के H2O को स्प्लिट करता है, मतलब तोड़ देता है। ठीक है, यहाँ पर कन्वर्शन हो गया, फर्स्ट एब्जॉर्प्शन हो गया, देन कन्वर्शन हो गया। अब वाटर स्प्लिट होके क्या होगा? H2 एंड O2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन थर्ड फॉर्म में इन्वॉल्व होंगे और रिडक्शन प्रोसेस करेंगे। रिडक्शन भी पढ़े हो फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में, जब ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर लॉस होता है उस हिसाब से। तो यहाँ पर देखो CO2 क्या कर लिया? रिडक्शन हो गया और एक फॉर्मेशन हो गया C6H12O6 को, वो कन्वर्ट हो गया। तो CO2 रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट। अब ये CO2 कैसे अंदर जाता है? बहुत पहले पढ़े हो, CO2 गेट थ्रू द पोर स्टोमाटा। लीफ का अगर उसको देखोगे थोड़ा माइक्रोस्कोप में, सिंपलर माइक्रोस्कोप में भी, तो उसमें छोटा छोटा पोर्स होते हैं। ओके, यहाँ पर देखो लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस उसमें सब प्रेजेंट है। और यहाँ पर देखो एक पोर है, ये पोर सेल के साथ बाउंडेड है, और यहाँ से छोटा छोटा जो पोर्स होते हैं उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। तो यहाँ पर NCERT पर आते हैं, देखो लिखा है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर द ऑर्गेनिज्म और ऑटोट्रोफ जो खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। एग्जाम्पल है प्लांट एंड बैक्टीरिया। नीचे देखो लिखा है ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट मतलब जो कुछ काम रिएक्शन को बढ़ा देते हैं उनको बोलते हैं बायोकैटलिस्ट। कैटलिस्ट बोलते हैं और बायोलॉजिकल यूज होते हैं इसीलिए बायोकैटलिस्ट। कॉल्ड एंजाइम्स, उनको क्या बोलते हैं? एंजाइम्स ही बोलते हैं। दस द हेट्रोट्रॉप्स सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। तो हम लोग हेट्रोट्रॉप्स हैं, हम ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, जैसे कि फंगी है, एनिमल्स हैं, वो हमेशा डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉप्स के ऊपर। तो ऑटोट्रॉप्स के बारे में क्या दिया है देखना है। जो कार्बोहाइड्रेट वो होता है ना, वो स्टार्च के हिसाब से स्टोर करके अपने बॉडी में रखते हैं। और सीवियर्स द इंटरनल एनर्जी रिजर्व द यूज्ड एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय प्लांट, वो स्टोर होके रहता है और जब ज़रूरत पड़ता है तब वो यूज़ करता है। लाइक हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होता है कैसे रहता है डिपॉजिट होके, ऐसे ग्लाइकोजन के हिसाब से हमारे बॉडी में रहता है। लाइक दैट प्लांट का भी स्टार्च होके उसके बॉडी में रहता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो यहाँ पर 3 इवेंट्स जो डिस्कशन किए थे उसके बारे में लिखा है, लेकिन नीचे देखो एक लाइन है, डेजर्ट प्लांट टेक्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर द इंटरमीडिएट विथ विच इट एक्टेड ओपन बाय एनर्जी एब्सॉर्ब। वो पहले थर्ड स्टेप को कर लेता है, उसके बाद जो फास्ट सेकंड स्टेप है ना उसके बाद वो करता है, क्योंकि वहाँ पर पानी शॉर्टेज होता है और तकलीफ होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए, तो स्टेप्स थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो स्टोमाटा से CO2 अंदर जाता है, लेकिन कैसा जाता है? एक्चुअली एक्सेस वाटर की वजह से, जो गार्ड सेल होता है एक्सेस वाटर की वजह से ही होता है। कैसे होता है तो थोड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे समझ पाएंगे। यहाँ पर बीन शेप में जो है ना सेल, उसको बोलते हैं गार्ड सेल। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट कुछ होते हैं और अदर सेल्स यहाँ पर है। तो गार्ड सेल के बीच में देखो ये पोर है जिसको बोलते हैं हम स्टोमाटा। अब जो बीन शेप जो सीड है वहाँ पर पानी जब आ जाता है, किस प्रोसेस के लिए? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के लिए पानी ज़्यादा हो जाता है लीफ में, तो ये थोड़ा फूल जाता है। जब फूल जाता है तो थोड़ा बल्की हो जाता है और पोर अपने आप थोड़ा बड़ा हो जाता है एंड इट विल कॉज ए स्वेलिंग एंड ओपनिंग ऑफ द पोर्स। ज़्यादा पानी की वजह से स्वेल अप हो जाता है और उसमें पोर्स आ जाते हैं। ओके, जब इवापोरेशन प्रोसेस मतलब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस चलता जा रहा है, वाटर नॉर्मल है बॉडी में, तब क्या होता है? श्रिंकेज हो जाता है। श्रिंकेज मतलब पानी शॉर्टेज की वजह से वो एकदम श्रिंक हो जाता है, तो पोर क्या होता है ना, छोटा हो जाता है।
तो वाटर ही मेन रोल प्ले करता है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का एंट्री होना। तो एनसीईआरटी पर देखते हैं क्या लिखा है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा। ऐसे अगर खुल के हमेशा रहेगा तो वाटर भी लॉस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो एंट्री हो रहा है लेकिन वाटर भी लॉस हो रहा है ना, इसीलिए वो क्या होता है ना, श्रिंक भी हो जाता है। तो ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स ऑफ द फंक्शन इज रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल, एंड गार्ड सेल स्वेल अप जब हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, और जब श्रिंक हो जाता है तो गार्ड सेल क्लोज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जाना स्टॉप हो जाता है। अब वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, मेनली जो जाइलम फ्लोएम पढ़े थे ना, वो रूट से लेके ऊपर तक मतलब लीफ तक वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके साथ मिनरल्स होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े हो कि आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। ओके, 9th में पढ़े थे ना, नाइट्रोजन साइकिल से राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है ना, कन्वर्ट करता है नाइट्रेट वाइट्रेट, इसको कन्वर्ट करके ना प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो ये सब प्रोसेस ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हो। एंड ये प्रोसेस के साथ वाटर के साथ मिनरल्स एंड अदर जो सोर्सेस है वो ट्रांसपोर्ट होके जाता है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, दैट इज़ हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रो मतलब अदर, अदर के ऊपर जो डिपेंड करते हैं उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक। एंड दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वो डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर, वो खुद का खाना बना नहीं सकते, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, और उनको कैटेगरी किया गया है, 3 पार्ट्स में उनको कैटेगरी किया गया है। तो फास्ट जो आता है ना, होलोजोइक। होलोजोइक वो होते हैं जो पहले से ही खा लेते हैं पूरा का पूरा फूड को, उनके लिए सनलाइट नहीं चाहिए क्योंकि वो ऑटोट्रॉप के ऊपर डिपेंड करते हैं, खुद तो नहीं बनाते हैं। और 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ना, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन, ये जो प्रोसेस होता है ना 5 स्टेप वाला प्रोसेस, वो उसको फॉलो करते हैं क्योंकि वो बाहर चूज़ नहीं करते, अंदर लेके क्या उनके लिए अच्छा है और बुरा है वो डायरेक्टली कंज्यूम, बाहर से डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, 5 स्टेप को फॉलो करते हैं। तो एग्जाम्पल है क्या, एमोइबा, पैरामेशियम, ह्यूमन एमोइबा एंड पैरामेशियम क्या है, यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल है उसका। तो उनका भी जो खाने का तरीका है ना हमारे तरह ही होता है, होलोजोइक होते हैं, वो डायरेक्टली फूड को कंज्यूम कर लेते हैं और फिर उसको अपने बॉडी के अंदर उसको डाइजेशन करते हैं और फिर वेस्ट को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एमोइबा कैसे वो खाना कंज्यूम करता है, एक ही सेल में होता है, सब कुछ उसका एक ही सेल में हो जाता है। तो फिर वो कैसा करता है, तो ये नॉर्मली एमोइबा का कुछ भी स्ट्रक्चर हो जाता है, जैसे भी तुम्हारा मर्जी काट लो वो हो जाता है एमोइबा। एंड ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, कहीं पर भी वो पड़े रहते हैं। ठीक है, उनके बॉडी में एक सेल होता है, मतलब सेल में जो भी चीज़ है उनके पास है, न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, आउटर कवरिंग होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है। तो अभी फूड आके यहाँ पर पहुँचा, अभी वो उसको खाएगा तो क्या करेगा ना, उसका बॉडी से एक फॉल्स फूड निकलेगा जिसको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स एंड पोडिया का मतलब होता है फीट। एक फॉल्स फीट ऐसे निकलेगा और उसको वो बाउंडेड कर लेगा पूरा का पूरा। अब अंदर है फूड, अब क्या करेगा ना, फूड वैक्यूल्स क्रिएट करे, उसके चारों तरफ एक पाउच लाइक सब्सटेंस बना के उसको फूड वैक्यूल्स बनाएगा जिससे डाइजेस्टिव जूस निकलेगा और उसको डाइजेशन करेगा। अब वो डाइजेस्टेड हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, तो फास्ट ऑफ ऑल तो इंजेक्शन हुआ था, अभी डाइजेशन हो रहा है। अब डाइजेशन होने के बाद ये जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है ना, यहाँ पर वो एब्जॉर्प्शन करेगा, तो ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी हो गया। अब जो न्यूट्रिएंट है एब्जॉर्ब हो गया और जो वेस्ट है कहाँ पर रहेगा, बाहर रहेगा। बाहर तो एसिमिलेशन प्रोसेस मतलब हो गया, और वेस्ट जो होता है ना, वेस्ट जो होता है ना फूड वैक्यूल्स में प्रेजेंट रहेगा। अब चारों तरफ एसिमिलेटेड है, न्यूट्रिएंट चारों तरफ है, अब इजेशन प्रोसेस से वो बाहर निकल जाएगा। ओके, बाहर वो डिफ्यूजन प्रोसेस से बाहर निकल जाएगा। ऐसे प्रोसेस से उसका जो खाने का सिस्टम है ना, न्यूट्रिशन वो कंप्लीट होता है। तो इस तरह से अमीबा का होता है। अब आते हैं पैरामेशियम। पैरामेशियम इज ए स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर, वो 9th में भी पढ़े थे। ओके, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर थोड़ा एक होलो ग्रोव होता है। ओके, ग्रोव होता है जहाँ से खाना अंदर जा सकता है। तो फूड अभी अंदर सीलिया के मूवमेंट से अंदर चला गया, उसका चारों तरफ देखो सीलिया है, अंदर चला गया। अब वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर करेगा। अब तुम खुद मतलब बता सकते हो कि कौन सा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है। अब फूड वैक्यूल्स हो गया लाइक द एमोइबा। फूड वैक्यूल से अब क्या होगा, डाइजेस्टिव जूस निकलेगा,
वो फिर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में, वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एक प्रोसेस में हो जाएगा। एंड एब्जॉर्प्शन होने के बाद एसिमिलेशन हो जाएगा। होने के बाद जो वेस्ट निकलेगा वो बाहर एनल पोर से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन, जो बाद में पढ़ेंगे। अब चलते हैं सैप्रोफाइटिक। ओके, सैप्रोफाइटिक क्या होता है? द फीड ऑपन डेड थिंग्स एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम देम। वो प्रोसेस 5 प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, वो पहले से ही चूज करके ले आते हैं क्या चीज़ उनके लिए ज़रूरी होता है। जैसे मशरूम, वो क्या करते हैं ना, पहले क्या करते हैं ना, वो फंगस भी होते हैं, वो पहले खाना को एब्जॉर्ब करके बाहर से ले आते हैं। ब्रेक द फूड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर वो ब्रेक डाउन हो जाता है एंड वो सिर्फ न्यूट्रिएंट को ही एब्जॉर्ब करते हैं। आउटर सरफेस से वो न्यूट्रिएंट को ही एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो उनके अंदर ये 5 स्टेप्स नहीं होता है, ओनली डेड चीज़ के ऊपर वो खाना खाते हैं। तो मशरूम से, ब्रेड मोल्ड से। तो एनसीईआरटी पे यहाँ पर देख सकते हो कि एमोइबा कैसे खाना लेता है, फूड वेक्यूल्स फॉर्मेशन करके और डिफ्यूजन करता है साइटोप्लाज्म में। एंड पैरामेशियम भी लाइकवाइज यूनिसेलुलर कैसे फूड उसके अंदर मूव करता है और फिर वो न्यूट्रिएंट को कैसे एब्जॉर्ब करता है। देन लास्ट वन इज़ पैरासाइटिक। पैरासाइटिक ऐसे होते हैं ना जो प्लांट और एनिमल को पूरा का पूरा नहीं किल नहीं करते हैं, लेकिन उनसे बॉडी से वो ले लेते हैं जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं। कुछ होते हैं एंडोपैरासाइट, कुछ होते हैं एक्सोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट नाम ही तो बता रहा है कि इनसाइड में होते हैं। ओके, प्लांट के बॉडी के अंदर वो रहते हैं हमेशा के लिए। तो लाइक दैट टेपवर्म जो इंटेस्टाइन में होता है, मलेरिया पैरासाइट जो अंदर होता है, प्रोटोजोआ जो होता है ना, प्लाज्मोडियम विवोक्स, वो होता है मलेरिया पैरासाइट। एक्सोपैरासाइट आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जैसे कि लीच, ब्लड जो सॉकिंग करते हैं, मॉस्क्यूटो, कस्कर्टा, एक प्लांट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं करता है और दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। एनसीईआरटी पर देखो, यहाँ पर जो रेड लाइन है वो सैप्रोफाइटिक के बारे में बोला गया है और जो ब्लू कलर लाइन से वो पैरासाइटिक के बारे में बोला है। तो अब पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के बारे में, जो कि 5 प्रोसेस को लेके होता है कि नहीं? पढ़े थे पहले। 1 जो होता है दैट इज़ इंजेशन, खाना कैसे तुम अंदर लेते हो। देन सेकेंड वन इज़ डाइजेशन, खाना को ब्रेक डाउन होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है। देन एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व होता है बॉडी में, ब्लड में। देन वो सेल में जाके एसिमिलेटेड होके एनर्जी देता है। एंड लास्ट वन इज़ इजेशन प्रोसेस, जो कि बाहर निकल आता है। तो ये 5 प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, लेकिन जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस होता है ना, वो एलिमेंटरी कैनल एंड एसोसिएट ग्लैंड को लेके। एलिमेंटरी कैनल क्या है? माउथ से लेके पूरा एनस तक जो भी कैनल लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड एज एलिमेंटरी कैनल, जो कि 10 मीटर लॉन्ग है। एंड एसोसिएटिव ग्लैंड मीन्स कुछ ग्लैंड होते हैं, हमेशा सिक्रेशन करते हैं एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, वो होता है और वो हेल्प करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गन जो एलिमेंटरी कैनल में आता है वो होता है माउथ, और जहाँ से हम खाना लेते हैं, और इसी स्टेप से ही स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा इंजेशन प्रोसेस। ठीक है, माउथ को भी अदर एक वर्ड में बोलते हैं बकल कैविटी, जहाँ से तुम्हारा टीथ होता है, टोंग होता है, सलीवरी ग्लैंड होता है। ठीक है, तो टीथ जो होता है ना, वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? च्यूइंग ऑफ द फूड, हम ग्राइंड करते हैं। जैसे पता है तुम्हें 4 टाइप का टीथ होता है। ओके, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। उसका जो फॉर्मूला ये होता है, ऊपर में इतना कैटेगरी में होता है और नीचे इतना कैटेगरी में होता है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ का। ठीक है, तो टीथ च्यूइंग करने के लिए काम पर आते हैं। इंसिजर क्या है? इंसिजर जो फ्रंट वाला टीथ होता है ना, उसको कटिंग करने के लिए हेल्पफुल होता है, थोड़ा फ्लैट होता है लाइक दिस। एंड कैनाइन थोड़ा शार्प होता है, जिससे हम पियर्सिंग करते हैं। और प्रीमोलर जो होता है थोड़ा फ्लैटेंड होता है और उससे ग्राइंडिंग होता है। और ये जो होता है मोलर, बहुत फ्लैटेंड होता है। ठीक है, तो ये टीथ गया, उसका सीरीज जो भी है। टीथ के बाद आता है टोंग। क्या काम होता है? मिक्सिंग ऑफ द फूड। टीथ जो ग्राइंडिंग कर लिया उसको वो टेस्ट करेगा, और टेस्टिंग के लिए क्या होता है? उसके पास बॉड्स होते हैं। ओके, स्वीट, सोर, सल्टी, बीटर, ये तो पहले से पढ़े हुए हो। तो लास्ट वन इज सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड कहाँ होता है? माउथ में होता है। तो मान लो ये उसका मुंह है, जहाँ पर बिकल कैविटी, नेजल कैविटी होता है। टोंग का नीचे पोर्शन में 2 ऐसे होते हैं, थोड़ा छोड़ के, और कान के आसपास एक होता है, मतलब 3 होते हैं टोटल। सैलिवरी ग्लैंड
तीन होते हैं, उसका टाइप मतलब नेमिंग ज़रूरी नहीं है जानना। तो वो क्या निकालते हैं, सलाइवा। सलाइवा इज अ केमिकल, कुछ केमिकल उसमें होता है और वाटर कुछ उसमें होता है। इट्स लाइक ए एंजाइम। एंजाइम क्या है, एक कैटलिस्ट है जो कुछ भी रिएक्शन को बढ़ा देता है या फिर सिंप्लीफाई कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्च को वो ब्रेक डाउन करता है। स्टार्च इज़ ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो ये कार्बोहाइड्रेट को सिंप्लीफाई करके सेल्युलर एमाइलेज होता है, वो एंजाइम्स, जिस एंजाइम जो होता है ना उसका नाम हमेशा ASE में कंप्लीट होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च का जो कार्बोहाइड्रेट है सेल्युलर एमाइलेज, उसको ब्रेक डाउन करके सिंपलर शुगर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और यहाँ से तुम्हारा स्टार्ट होता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या है, सिंप्लीफिकेशन। ओके, ब्रेकिंग डाउन। तो यहाँ से ही तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है, बट ओनली स्टार्च का, और किसी का नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज ओसोफागस, जिसको बोलते हैं फूड पाइप। फूड पाइप इसको बोलते हैं जो माउथ से लेके स्टोमैक तक, लेकिन एलिमेंटरी कैनल माउथ से लेके एनस तक। ठीक है, और ये जो होता है ना मसल से बना हुआ होता है, अंदर खाना को अंदर जाने देता है और कंट्रैक्शन रिडक्शन प्रोसेस से होता है, और इसमें जो ये मसल से बना हुआ होता है। तो ये खाना को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू से अंदर लेता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ स्पिंक्टर मसल्स। ये जो मसल्स है ना पूरा का एलिमेंटरी कैनल ना स्पिंक्टर मसल से बना हुआ होता है, तो ये भी स्पिंक्टर मसल से बना हुआ है। ठीक है, तो ये खाना को कैसे अंदर जाने देता है, मान लो कि तुम माउथ से मतलब अपने खुद बुक्कल कैविटी से अंदर ले आए। ठीक है, तो खाना तो अब अंदर जाएगा। अब अंदर कैसे जाएगा, मान लो ये थोड़ा बड़ा करके मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर फूड पार्टिकल्स हैं, जब फूड पार्टिकल्स यहाँ पर रहेगा तो अपर साइड में जो मसल्स है ना वो थोड़ा अंदर कंट्रैक्ट करेगा, मतलब उसको थोड़ा प्रेस करेंगे, जिससे क्या होगा वो आगे मूवमेंट करेगा। फिर जब आगे आ जाएगा मतलब यहाँ पर पहुँच जाएगा, फिर ये जो ऊपर वाला जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएगा, फिर ये कंट्रैक्ट करेगा, अंदर जाएगा। तो ऐसे जो डोर का स्क्रीन जब लगाते हो ना इस तरह लगाते हो, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये प्रोसेस से तुम्हारा स्टोमक के पास आके खाना पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पर विंड पाइप भी लगा हुआ होता है नोज़ के साथ। तुम महसूस किए होगे कि नोज़ के साथ तुम्हारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का भी कनेक्शन होता है। तो ये डोर को रेगुलेट करने के लिए एक डोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब मसल से बना हुआ एक भाल्व होता है, जिसको बोलते हैं क्या, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है, जब खाना अंदर जाता है तो वो रेस्पिरेशन ट्रैक को बंद कर लेता है। अगर खाना रिसीव नहीं किया स्टोमैक ने, मतलब कुछ अनाप शनाप खा लेते हो जो कि इंडाइजेशन हो जाता है, तो वो बेक थ्रो में फिर वो रिटर्न कर लेता है, मतलब ओसोफेगस के थ्रू में निकल आता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज वोमिटिंग। ओके, तो वोमिटिंग होता है, और ये कुछ गड़बड़ होने से पेट में वो ऐसे ही होता है। द नेक्स्ट थिंग इज स्टोमैक, जहाँ पर आके खाना पहुँच गया, खाना वो मिक्स होके किसके साथ आ गया, सलाइवे के साथ, जिसको बोलते हैं काइम। यहाँ पर भी स्पिंक्टर मसल्स होता है जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसेस उसमें होता है, और खाना यहाँ पर थोड़ा बहुत डाइजेशन हो जाता है। तो इसका जो वाल होता है ना, इनर वाल, ये इनर वाल ठीक होता है, और उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स भी होते हैं जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, और वो कुछ जूस भी निकालता है। ओके, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो छोटे छोटे होते हैं वो एक जूस निकालते हैं जिसको बोलते हैं पेप्सिन, एंड दैट इज़ ऑल्सो एन एंजाइम। ओके, और ये पेप्सिन की वजह से डाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पेप्टाइड्स बॉन्ड को कन्वर्ट होता है। दैट्स वाई डाइजेशन प्रोसेस भी यहाँ पर कुछ पार्शियली होता है। ओके, देन नेक्स्ट आता है HCl। इट्स एसिड, एसिडिक मीडियम में प्रोटीन डाइजेशन करता है, और ये बैक्टीरिया जो हमारे फूड के साथ जाते हैं ना उसको भी वो किल करते हैं। ठीक है, कम्स टू म्यूकस। म्यूकस इज़ ए वैक्सी, मतलब वैक्स मटेरियल होता है जो कि HCl जो हाई कंसनट्रेटेड एसिड है उससे हमारा जो स्टोमक वाल होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये तीन गया जो कि स्टोमक के अंदर काम करते हैं। देन फूड कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन को। यहाँ पर जो जितना था काम होना वो हो गया, डाइजेशन पार्शियली हुआ है। अब कंप्लीटली डाइजेशन होगा कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में।
तो यहाँ पर एनसीईआरटी में देखते हैं contract rhythmically is order to push the food is called as peristaltic movement, and stomach is a large organ which expand when food enters. वो एक्सपैंड हो जाता है. एंड नीचे देखो लिखा है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टोमक release hydrochloric acid, protein, digestive enzyme that is pepsin, and also mucose. Okay, तो facilitate action of the enzyme जो कि एसिड होता है वो फैसिलिटेट करता है, एंड म्यूकोस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग को. तो हम कंप्लीट कर लिए. तो यहाँ पर लिखा है स्पिंक्टर मसल रेगुलेट करता है. नेक्स्ट जो अंडरलाइन है वहाँ पर चलते हैं. हर्बीवोरस जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन उनका थोड़ा लंबा होता है. क्यों? एक स्पेशल कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो खाते हैं जो ग्रास में होता है, दैट इज़ सेलुलोज. तो सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो इसीलिए उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो थोड़ा लेंथनिंग हो गया है. और नॉर्मल जो कार्निवरस होते हैं ना वो सिंपलर खाते हैं, इसीलिए उसका थोड़ा छोटा हो गया है. ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं स्मॉल स्टोमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन. ये कॉल्ड स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर देखेंगे 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, इतना बड़ा होता है, कॉइल स्ट्रक्चर में होता है, और 7.5 मीटर उसका लेंथ होता है. और क्या है, इट रिसीव द सिक्रीशन फ्रॉम अदर ग्लैंड्स लाइक लीवर. लिवर से क्या निकलता है? बाइल जूस. ओके, बाइल जूस जो होता है ना, बाइल सॉल्ट होता है और बाइल जूस उसमें होता है. नेक्स्ट जो सिक्रेशन होता है वो पैनक्रियाटिक जूस होता है, जो पैनक्रियाज से निकलता है. स्टोमक के नीचे होता है ना, वो पैनक्रियाज से निकलता है. ये लीवर और जो ये पैनक्रियाज है ना वो कौन है? मतलब ये ग्लैंड है. ओके, एसोसिएटिव ग्लैंड जो बड़े थे वो ग्लैंड से, और वो कुछ जूस निकालते हैं जो डाइजेस्टिव काम में वो आता है. लिपेज एंड ट्रिप्सिन. लिपेज एंड ट्रिप्सिन क्या होता है ना, थोड़ा अल्कलाइन होता है. मतलब जो स्टोमक निकला था ना, स्टोमक से निकल रहा था पेप्सिन, वो थोड़ा एसिडिक था, लेकिन ये क्या होते हैं, एसिडिक जो था उसको अल्कलाइन बना देते हैं. मतलब बेस होता है, और बेस मीडियम में कुछ डाइजेशन प्रोसेस होता है, इसीलिए उसको बेसिक बना देते हैं. ठीक है, और क्या निकलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो वाल होता है उसका वाल से इंटेस्टिनल जूस निकलता है. ये भी एक वन टाइप ऑफ एंजाइम होता है जो कि ये पूरा जो डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है. अभी चलते हैं फंक्शन के पास. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है. तो यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है. तो स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैट से शुरू करेंगे. फैट जो डाइजेशन होता है ना, उसका डाइजेशन करने के लिए बाइल जूस हेल्प करता है. फैट थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, लार्ज ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, उसको ब्रेकिंग डाउन करना इतना ईजी नहीं होता है. तो क्या करता है ना, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस में बाइल सॉल्ट उसको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है. इमल्सिफिकेशन मतलब क्या होता है? कन्वर्शन ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट टू द स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन, जो तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे भी. ठीक है, तो कम्स टू बाइल जूस. जो भी जूस रह गया वो क्या करता है, ये हेल्प करता है बाइल सॉल्ट को ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस करने के लिए. ये थोड़ा कम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये तुम्हारे बुक में नहीं है. कम्स टू पैनक्रियाटिक जूस. लाइपेज क्या करता है ना, जो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स हो गया वो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स को लाइपेज क्या करता है ना, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है. ग्लिसरॉल इज द सिंपलर फंक्शन पार्ट ऑफ फैट. ओके, तो सिंपलर हो गया अल्कलाइन मीडियम में. देन कम्स टू ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन क्या होता है ना, जो पेप्सिन काम स्टोमक में किया था, प्रोटीन का आधा ब्रेक डाउन किया था, उसको वो पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन को उसको क्या करता है, कन्वर्शन कर देता है एमिनो एसिड, दैट इज़ द सिंपलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन पार्टिकल्स. ओके, तो इंटेस्टिनल जूस जो सिक्रेट हो रहा था कहाँ, इसका वाल से, वो क्या काम करता है, वो फाइनलाइज करता है. मतलब जो जूस वूस निकाल के सब ब्रेकिंग डाउन हुआ ना, तो ये उसको एमिनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड जो उसका सिंपलर फॉर्म है उसको कन्वर्ट कर लेता है. अभी कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. अब एब्जॉर्प्शन होगा, वो जो जितना भी न्यूट्रिएंट्स हम निकाल के लाए थे डाइजेशन के बाद, अभी वो ब्लड में एब्जॉर्प्शन होगा. ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए एक अलग सा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ कॉल्ड विली. इट्स ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है, इनर वाल में होता है. ओके, ये वाल देखे हो ना, जो इंटेस्टिनल वाल है, ऐसे वर्टिकली एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला है. यहाँ पर मैं दिखा दी हूँ, देखो ये अगर वाल होता है ना, अगर मैं कटिंग करके इसे देखूँ, ओके, हॉरिजॉन्टली अगर मैं उसे कटिंग कर दूँ तो क्या दिखेगा, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसका वाल में चारों तरफ होते हैं. ओके,
एंड यहाँ से अगर जो फूड जा रहा है ना, ये फूड जाके ईच जो प्रोजेक्शन है उसमें टच करेगा, टच करके अगर धीरे धीरे जाएगा तो फूड को ज़्यादा टाइम लगेगा, वो ईजिली एडजस्ट कर पाएगा। ये जो विली होता है किससे बना हुआ होता है? मसल से, और उसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स होता है। तो ये एब्जॉर्प्शन करके किसको दे देगा? डिफ्यूजन प्रोसेस से दे देगा, ब्लड को दे देगा, और ब्लड लेके होल बॉडी को लेके चला जाएगा। ठीक है, ये गया। इस तरह काटना। अगर मैं ऐसे वर्टिकली काटूँ तो कैसा दिखाई देगा? देखो, ये जो पूरा का पूरा वाल है ना, इस तरह दिखाई देगा। जो यहाँ पर है पिक्चर देखो, ये चारों तरफ ऐसे व्हील्स प्रेजेंट है। तो 3D से मान लो कि वो कैसा हुआ होगा। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया होता है ना, एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है ना, फूड इजीली टच करके ज़्यादा टाइम रह के एब्जॉर्ब हो सकता है। इट इंक्रीज द सरफेस एरिया, वही बात मैं बोल रही हूँ कि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। सो ये होता है लीवर, जो सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे बॉडी में, और उसके पास है गॉल ब्लैडर जो कि टच हुआ है उसका पाइप पैनक्रियाज के साथ, और यहाँ से सिक्रेशन होके स्मॉल इंटेस्टाइन में आके गिरते हैं और फिर वो फंक्शन होता है। तो एनसीईआरटी पर आते हैं, यहीं पर वही लिखा है कि लीवर एंड पैनक्रियाज से निकलता है बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस, जो कि अल्कलाइन होता है, और जो पेप्सिन्स के साथ मिला होके आता है स्टोमक, वो एसिडिक होता है, वहाँ पर वो काम पर लगते हैं। देन बाइल सॉल्ट क्या होता है? ब्रेक करता है फैट को इमल्सिफिकेशन प्रोसेस में। एंड पैनक्रियाटिक जूस जो भी प्रेजेंट है लाइपेज एंड ट्रिप्सिन, वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी करता है, और यहाँ पर जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को ब्रेकिंग डाउन करता है। ठीक है, तो ये इंटेस्टिनल जूस फाइनली उसको सिंपलर फॉर्म को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ओके, तो नीचे देखो लिखा है विली रीचली सप्लाइड विथ, उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी चाहिए, इसीलिए ब्लड वेसल्स बहुत होते हैं, और ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में स्ट्रांगली हेल्प करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर एंड होता है वहाँ से शुरू होता है तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन। अभी उसको लार्ज क्यों बोलते हैं? स्मॉल तो बहुत लेंथ वाइज ज़्यादा होता है, उसका विड्थ ज़्यादा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का विड्थ ज़्यादा होता है, इसीलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं और इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। अभी उसके जो छोटा सा एक नॉचेस होता है, जंक्शन में एक नॉचेस होता है, उसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। ओके, तो इट हैज़ ए स्मॉल पाउच लाइक सेक ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज अपेंडिक्स। इट्स ए वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब जो कि कोई काम नहीं आता है, मतलब कुछ काम नहीं करता है, फंक्शन कुछ नहीं होता है। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन, और ये होता है अपेंडिक्स। तो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस करता है। एब्जॉर्प्शन करने के लिए क्या चाहिए? विली। ओके, तो उसका जो वाल होता है वहाँ पर भी छोटा छोटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज विली प्रेजेंट होता है। इट एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट। ये न्यूट्रिएंट्स ऑल एब्जॉर्ब हो गया ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये वाल में क्या होता है? वाटर एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड लेफ्ट आउट वेस्ट गोज टू रेक्टम, और जहाँ पर जाके लार्ज इंटेस्टाइन एंड होता है ना, वहाँ पर क्या होता है? वो जो स्टोरिंग पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? रेक्टम। और डिहाइड्रेशन एक वर्ड आता है, दैट मीन्स अगर वाटर एंड सॉल्ट ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाया और वेस्ट होके चला गया, देन उससे क्या होता है ना, बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, वाटर का शॉर्टेज होता है। ओके, तो वहाँ पर हम ORS लेते हैं, या फिर डायरिया फायरिया ये भी होता है। ठीक है, तो ये रेक्टम जो होता है वो स्टोर करके रखता है, और जाके एग्जैक्टली रेक्टम में ही स्टोर होके रहता है। ये भी मसल से बना हुआ होता है। ओके, तो रेक्टम जो होता है स्टूल को स्टोर करके रखता है, और ये जो होता है बाहर निकल जाता है किसके थ्रू से? एनस के थ्रू से बाहर निकल जाता है, और ये बाहर निकल जाने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इजेशन प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है द होल द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो यहाँ एनसीईआरटी पर लास्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन where villi absorb more water and minerals. The rest of material removed by the via anus. तो यहाँ पर बाहर निकल जाता है। एंड द एग्जिट ऑफ वेस्ट इज रेगुलेटेड बाय, यहाँ पर भी वही मसल्स दैट इज स्पिंक्टर मसल्स। ठीक है, और नीचे डेंटल कैरीज के बारे में दिया गया है, कैसे एनामेल कोरोडेड होता है। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन पर स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस। टिल देन बाय।